नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है अव्यय। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, जिसमें अव्यय का पहला भेद हम क्रिया विशेषण कर चुके हैं। क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद किए थे। तो एक कल की क्लास का त्रुटि सुधार आज मैं करने जा रहा हूं। गलती से मैंने शब्दों को आगे पीछे लिख दिया, जिससे त्रुटि हो गई। तो क्रिया विशेषण का चौथा भेद हमने किया था परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। इसमें एक उदाहरण लिखा था मैंने, गाय ने थोड़ा सा चारा खाया। तो इसमें थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो गया था। तो ये हम आज इसका त्रुटि सुधार प्रवाह में मैं शब्दों का ध्यान रखना भूल गया और आगे पीछे लिख दिया। यहां देखो, चारा शब्द क्या है? संज्ञा। और जो संज्ञा की मात्रा का ज्ञान कराए, यहां पे ये होगी मात्रा। तो यहां पर ये जो भेद है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का न होकर ये जो भेद है वह परिमाणवाचक विशेषण का भेद है। यहां पर परिमाणवाचक विशेषण है और परिमाण में भी कौन सा? अनिश्चित। अब ध्यान क्या रखना है, ऐसे आप भी उलझ सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। अब मैंने तो जब क्लास को रिपीट बाद में देखा तो मुझे पता चला कि मैं शब्दों का क्रम मैंने आगे पीछे कर दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि यही थोड़ा या थोड़ा सा मैं पहले चारे को पहले लिख दूं। अब जैसे दोबारा देखिए, गाय ने चारा थोड़ा सा या थोड़ा खाया। अब यहां पर ये जो आ रहा है ये क्रिया से पहले आ रहा है। ये खाना क्रिया है और इससे पहले मात्रा आ रही है। तो यहां पर ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो ऐसे ही आपने भी ध्यान रखना है। कमेंट के जरिए भी आपने नहीं बताया भी सर आपने गलती कर दी है। यदि मैं वापस क्लास को नहीं देखता, रिव्यू नहीं करता, तो पता ही नहीं चल पाता। तो ध्यान क्या रखना है, यदि मात्रा संज्ञा से पहले आ रही है, जैसे चारा क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले आ रही है तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया से पहले आ रही है तो परिमाणवाचक या परिमाण सूचक क्रिया विशेषण होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम अव्यय का दूसरा भेद करने जा रहे हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द जो क्रिया की विशेषता न बताकर
मतलब क्रिया की विशेषता नहीं बताते, क्रिया की विशेषता बताने वाले तो थे क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता नहीं बताते परंतु दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और उनका रूप कभी बदलता नहीं है, तो उन्हें समुच्चय बोधक, दो संज्ञाओं या दो उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, अब समुच्चय बोधक अव्यय को समझने के लिए हम इसे फिर छोटे छोटे उपभागों में बांटा गया है। दो भेद माने गए हैं इसके। पहला है समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। अब समाना अधिकरण मतलब समान अधिकार वाले, जो दो शब्दों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। अब इसमें भी जोड़ने वाले हो जाते हैं संयोजक, जैसे और, तथा, व, एवं। विकल्पक, विकल्पक मतलब जो विकल्प का बोध कराते हैं, जैसे या, अथवा। विरोध, प्रदर्शक, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, आदि। परिमाण, परिणाम बोधक, जो कारण बताएं, इसलिए, अतः, आदि। और फिर से ध्यान दीजिए, समुच्चय बोधक क्या काम करेंगे? क्रिया की विशेषता नहीं बताएंगे, दो शब्दों को, दो संज्ञाओं को या दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। अब जोड़ने वाले के आधार पर इसके फिर दो भेद हो गए। समानाधिकरण, समानाधिकरण में कौन से आ जाते हैं? संयोजक, जोड़ने वाले शब्द आ जाते हैं। विकल्पक, जो विकल्प दर्शाते हैं। विरोध प्रदर्शन वाले, किंतु, परंतु, लेकिन, फिर भी, आदि। परिणाम बोधक, रिजल्ट देने वाले, इसलिए, अतः, आदि अव्यय शब्दों का उपयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर आगे चलते हैं। व्यधिकरण, समुच्चय बोधक। व्यधिकरण, व्यधिकरण क्या है? यहां भी व्यधिकरण भी जोड़ने का ही काम करता है, परंतु इसको इसमें कारण बताने वाले शब्द, संकेत सूचक, उद्देश्य बोधक आदि शब्द आ जाते हैं। जैसे कारण बोधक, क्योंकि, क्योंकि यानी कि कारण बताएंगे। आप विद्यालय नहीं गए या आपने कोई काम नहीं किया तो उसका कारण बताएंगे। मैं आज विद्यालय नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार था, या क्योंकि मुझे घर पर आवश्यक काम था, यानी कि कारण बताना। तो कारण बताने वाले जो अव्यय हैं, क्योंकि और क्योंकि, ऐसे ही उद्देश्य बोधक, ताकि, कठिन परिश्रम कीजिए ताकि सफल हो पाए, यानी कि उद्देश्य बताएगा। कठिन परिश्रम किस लिए करना है? सफल होने के लिए। फिर अगला आ जाता है संकेत बोधक। अब इसमें पेयर आता है, जोड़ा आता है, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, तथापि, यानी कि ये पेयर के रूप में आएगा, जोड़े के रूप में शब्द आते हैं। जैसा, वैसा आदि। अब इनके उदाहरण करते हैं, समुच्चय बोधक के उदाहरण, और साथ में भेद की पहचान कैसे करनी है वह भी जानते हैं। ये तो आगे मैंने आपको करवाया है। देखिए, समुच्चय बोधक और समुच्चय बोधक में ये दोनों पूछे जा सकते हैं कि यह किस प्रकार का समुच्चय बोधक है। यदि ज्यादा डीपली, ज्यादा गहराई से प्रश्न पूछते हैं तो यहां तक पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का समुच्चय बोधक अव्यय है, समानाधिकरण है या व्यधिकरण है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। अब यहां पर ये क्रिया की विशेषता नहीं बताएंगे, बस जोड़ने का काम करेंगे। राम और श्याम गांव गए। कौन सा भेद है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और जोड़ने का काम कर रहा है।
अब तोड़ने वाले भी आ सकते हैं। आप चाय लेंगे अथवा कॉफी। आप चाय लेंगे अथवा कॉफी। अब यहां विकल्प दे दिया। जैसे प्रश्नों में हमारे पास विकल्प आते हैं, अब यहां पर या भी आ सकता है, जरूरी नहीं है अथवा ही आएगा, या भी आ सकता है। जब विकल्प दे दिया हमें, तो यह भी कौन सा है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। भेद वही रहेगा, बस यहां पर विकल्पात्मक है और यहां पर संयोजक था, जोड़ने वाला शब्द आया था। अब विरोध प्रदर्शन वाले। रवि ने बहुत मेहनत की, परंतु या किंतु सफल नहीं हुआ। अब यहां पर विरोध, एक बात का दूसरी से विरोध प्रकट हो रहा है। भेद वही चल रहा है हमारा, समुच्चय बोधक में समानाधिकरण समुच्चय बोधक चल रहा है, परंतु यहां पर संयोजक था, यहां पर विकल्पात्मक और यहां पर विरोध। कि बहुत मेहनत की परंतु फिर भी सफल नहीं हुआ, यानी कि एक बात दूसरी का विरोध जाहिर करती है। अगला भेद जो आपको बताया था, परिणाम बोधक। अब इसी को दोबारा लिख लेते हैं। रवि ने कठिन मेहनत या परिश्रम की, इसलिए वह परीक्षा में सफल हुआ। अब यहां पर परिणाम दिखाया जा रहा है, परिणाम सूचक आ गया कि सफल क्यों हुआ? क्योंकि उसने कठिन मेहनत की थी, कठिन परिश्रम किया था। अब जो व्यधिकरण वाले वाक्य हैं, ये समानाधिकरण अव्यय के उदाहरण थे। और समानाधिकरण किसके अंतर्गत आता है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को दो भागों में बांटा गया है, समानाधिकरण और व्यधिकरण। अब व्यधिकरण के उदाहरण देखिए। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अब देखिए, यदि तो जहां पर मैंने आपको बताया था भी जोड़े के रूप में आएंगे ये, और एक उपवाक्य को या एक सरल वाक्य को दूसरे से जोड़ने का, या एक मिश्रित वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ने का कार्य करेंगे, मिश्रित वाक्य का निर्माण करेंगे। तो ये किस में माना जाएगा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये समुच्चय लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म, समुच्चय पूरा लिख देते, यानी कि जहां पर हमें पेयर दिखाई दे और जो वाक्य के शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है,
तो समुच्चय बोधक, और समुच्चय बोधक में भी कौन सा भाग उसका, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। मैं भागा गया। अब भागा गया क्यों गया, ताकि गाड़ी या बस पकड़ सकूं। अब यहां पर ये आ गया उद्देश्य बोधक, यानी कि भागने का उद्देश्य बताया है, किस लिए भागा। तो उद्देश्य बोधक, उद्देश्य बोधक तो शब्द है ये। आपने तो बस भाग में दो ही बातें ध्यान रखनी है कि समुच्चय बोधक, आपने ये ध्यान रखना भी हाँ ये जोड़ रहा है, तो जोड़ने वाले जितने भी शब्द हैं समुच्चय बोधक के। और समुच्चय बोधक में फिर आपने ध्यान रखना है भी समुच्चय बोधक के दो भाग हैं, कौन कौन से, फिर से लिख देता हूं। समानाधिकरण और समुच्चय बोधक के फिर दो भेद हैं, कौन कौन से, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। फिर भी आपको ना याद रहे, यहां अगर गहराई से प्रश्न पूछते हैं तो यहां तक पहुंचेंगे, नहीं तो मुख्यतः मुख्य भेद ही पूछा जाता है। परंतु परीक्षा के पैटर्न का कोई पता नहीं है, जिस प्रकार से आजकल के प्रश्न आते हैं तो गहराई से भी पूछा जा सकता है, तो आपने इनका ध्यान रखना है। आइए अब आगे करते हैं। अव्यय का तीसरा भेद कौन सा करवाया था, कमेंट में बताइए जल्दी से। भेद तो मैंने कल चारों के चारों लिखवा दिए थे। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उसका संबंध जोड़ते हैं, प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब इसमें भी कालवाचक आ जाते हैं, पहले बाद में स्थानवाचक आ जाते हैं, आगे पीछे। तो थोड़ा सा क्रिया विशेषण के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। क्रिया विशेषण में क्रिया की बात बताई जा रही थी, और यहां पर देखिए उदाहरण लिखता हूं मैं, फिर आपको पता चलेगा। ध्यान से पहले स्नान करना चाहिए। अब स्नान, स्नान यहां पर क्रिया नहीं है, क्रिया ये है, तो यहां ध्यान और स्नान
दो संज्ञाओं को जोड़ने का संबंध बोधक। अब इसमें कालवाचक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कालवाचक, स्थानवाचक जो हमने क्रिया विशेषण में किए हैं वही शब्द वापस आएंगे, परंतु आपने ध्यान क्या रखना है कि ये जो आ रहा है ये दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है या क्रिया की विशेषता बता रहा है। यदि क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण, और यदि दो संज्ञाओं को जोड़ रहा है उनके बीच संबंध प्रकट कर रहा है तो संबंध बोधक अव्यय। जैसे मेरे घर के सामने मंदिर है। घर, मंदिर, इन दोनों का संबंध बता रहा है, कहां है, पीछे है या आगे है। यहां सामने है तो संबंध बता दिया इसने। राजू के घर के पीछे स्कूल है। राजू के घर, घर संज्ञा, स्कूल संज्ञा, और उन दोनों का संबंध बता रहा है। ये हमने क्रिया विशेषण के स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भी इन शब्दों का प्रयोग किया था, जो स्थान का बोध करवा रहे थे, परंतु वो क्रिया के होने के स्थान का बोध करवा रहे थे। और यहां पर ये जो शब्द आ रहे हैं ये दो संज्ञाओं के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं। अब कुछ उदाहरण मैं देता हूं आपको। इसका भेद रह गया, एक अव्यय का एक भेद रह गया जो हम अगली क्लास में करेंगे। कुछ उदाहरण लिख लीजिए और उनका कौन सा उसमें अव्यय है। कल वाले भी मिक्स करूं मैं साथ में, ध्यान रखना। पिताजी के खातिर दवा ले आना। संदीप के स्कूल के पास सिनेमा घर है। मैं आज नहीं पढ़ सका क्योंकि मेरे पास पुस्तक नहीं थी। यद्यपि
मोहन गरीब है तथापि वह ईमानदार है। दस और 20 30 होते हैं। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं। 6 वाक्य लिखे हैं मैंने। कल की तरह वैसे ही आपने 1 लिखकर उसका भेद, 2 लिखकर उसका भेद, 3 लिखकर उसका भेद, और यदि उनके उपभेद हैं तो वो भी बताना है। यदि आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम से संबंधित नई और रोचक जानकारी आसान भाषा में, आसान शब्दों में, आसान तरीके से आपको उपलब्ध हो सके। कमेंट जरूर करें, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक और शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है और हम अत्यधिक उत्साह के साथ नई सामग्री रोचक तथ्यों के साथ, रोचक शब्दों में, आसान शब्दों में लेकर उपस्थित होते हैं। इसलिए क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।